अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। गुल प्लाजा में लगने वाली आग की लपटें 18वीं तरमीम तक पहुंच गई हैं। पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को तनकीद का निशाना बनाया तो आज MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम के हवाले से अपने खदशात का जिक्र करते हुए कराची शहर को विफाक के मातहत किए जाने का मुतालबा ही कर दिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी न सिर्फ गुल प्लाजा में लगी आग के हवाले से होने वाली तनकीद का दिफा कर रही है, बल्कि 18वीं तरमीम को लेकर भी दिफाई पोजीशन अपनाए हुए है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने जहां बिलावल भुट्टो के तरक्याती दावों को आग लगा दी है, वहीं ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या 18वीं तरमीम मसाइल का हल है या वसाइल की तकसीम में रुकावट। हाल ही में बिलावल भुट्टो ने ईवान सदर में एक तकरीब रखी जिसमें पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर सिंध की तरक्की दिखाते हुए ये शिकवा किया कि सिंध को आधा ग्लास खाली के तौर पर देखा जाता है या दिखाया जाता है, लेकिन आधे भरे हुए ग्लास का जिक्र नहीं किया जाता। बिलावल भुट्टो की प्रेजेंटेशन भले ही बहुत मुतासिर कुन थी, जिसमें उन्होंने तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात का जिक्र किया, लेकिन आजादो शुमार कुछ अलग ही दास्तान बयान कर रहे हैं। UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक सिंध के सिर्फ 5 अजला का स्कोर 0.6 से ज्यादा है, जबकि सिंध के मुकाबले में पंजाब के तमाम और दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला का स्कोर सूबा सिंध से बेहतर है। UNDP के मुताबिक सेहत और तालीमी लिहाज से भी सूबा सिंध मा सिवाय बलूचिस्तान के दीगर दोनों सूबों से पीछे है। ना सिर्फ बैनुल अक़वामी इदारे सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने भी बिलावल भुट्टो के हालिया दावों की नफी कर दी है। अगर बात की जाए तालीम की तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पंजाब के 99% स्कूलों में बिजली की सहूलत मैसर है, खैबर पख्तूनख्वा के 86%, जबकि सिंध के सिर्फ 31% स्कूलों में बिजली की सहूलत मैसर है। इसी तरह पीने के पानी की सहूलत पंजाब के 100% स्कूलों में है, खैबर पख्तूनख्वा के 79% स्कूलों में, जबकि सिंध के 58% स्कूलों में पीने के पानी की सहूलत मैसर है। अगर बात की जाए स्कूलों में बाथरूम्स की तो पंजाब के 99% स्कूलों में यह सहूलत है, खैबर पख्तूनख्वा में 87%, जबकि सिंध के 57% स्कूलों में जो ये वॉशरूम्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए स्कूल की चार दीवारी की तो पंजाब के 98% स्कूलों में चार दीवारी मौजूद है, KPK के 93%, जबकि सिंध के 61% स्कूलों में चार दीवारी मौजूद है। 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम की बात आ जाए तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बशमूल बिलावल भुट्टो का नारा होता है, मरसू मरसू सिंध न डेसू। हुजूर, आपसे सिंध कोई नहीं मांग रहा है, बल्कि एक इल्तिजा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कि जो 18वीं तरमीम आपने खुद की थी और जिसके तहत इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाने थे ताकि अवाम को कम अज कम बुनियादी सहूलियात तो मैसर हो सकें, उस पर अमल करें, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये 18वीं तरमीम मसाइल के हल के बजाय वसाइल की तकसीम में रुकावट बन चुकी है। और अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो कहीं गुल प्लाजा में लगने वाली आग हुकूमती इत्तेहाद को ही ना निगल जाए, क्योंकि इस मामले को लेकर आग के बाद 18वीं तरमीम को जिस तरीके से लेकर आया गया डिस्कशन में, ऐसा लगा क्या, बल्कि जो रवैया आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो बिल्कुल भी उसको अच्छे तरीके से रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सवाल थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आग जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को निगल सकती है कि नहीं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं माजिद निजामी साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है हमाद हसन साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इसार राना साहब मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं इसार राना साहब सर अगर आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूं, 18वीं तरमीम को सर जिस तरीके से लाया गया है लाइन ऑफ फायर के अंदर, बल्कि लाइन ऑफ फायर में तो मुझे लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग आ गए हैं उन स्टेटमेंट्स के बाद, आपको लगता है कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग जिसकी वजह से 18वीं तरमीम अंडर डिस्कशन आई वो इस इत्तेहाद को निगल सकती है? नहीं, इतना खुश फहम नहीं होना चाहिए। अच्छा तो इस इत्तेहाद को निकल जाएगी। इस इत्तेहाद को जब तक वो जेल में गब्बर सिंह है ना, ये इत्तेहाद कायम रहेगा। ठीक, ये जब भी 18वीं तरमीम पे लड़े, सूबों की तकसीम पे लड़े, मालियाती तकसीम पे लड़े, जब बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाती है तो इनके कान में कहा जाता है कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा और फिर ये अच्छे बच्चे बनते तो इनका इत्तेहाद कोई इसलिए नहीं है कि कोई हमने को पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। इनका इत्तेहाद था कि हम अपने मुकदमात जान छुड़ाने, अपने हम ताकत का हसूल कर लें। एक जो बंदा है जो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है उसको का कोई तस्फिया करा लें, वो जेल में बिठा दिया उसे ले जाके। तो ये कोई इतने नहीं, ये चांद मारियां हैं। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, वो छोटी छोटी बातों पे टॉफी पे लड़ पड़ते हैं। क्या कहता है मेरी आइसक्रीम इन्होंने खा ली, तो फिर जो अब्बू होते हैं वो दोनों के कानों पे एक छोटी छोटी लगाते हैं, फिर कहते हैं इंसान के बच्चे बनो। फिर वही बच्चे फिर दोबारा मिलके
आपस में पबजी खेल रहे होते हैं, तो आप किसी खुशफहमी का शिकार ना हो। ये कहीं नहीं जाते, ये यहीं रहेंगे। बयानात सर ऐसे है ना, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमें एनएफसी पर एतराज है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ढकोसला है 18वीं तरमीम, फिर नवीद कमर ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद कोई आग से खेलने का तो मतलब यही होता है कोई जल सकता है। नहीं नहीं, आग से खेलते हैं, बच्चे खेल लेते हैं ना, कभी कभी उनके हाथ जल जाते हैं, बर्नौल लगा देते हैं उनको, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये अगर आप ये समझे कि ये कोई उनके अंदर दरमियान लड़ाई होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों जमातें जो हैं उन्होंने इस सिस्टम को हाईजैक किया, दोनों फॉर्म 47 में, तो वो क्यों लड़ेंगे? लड़के अपने हाथ इतने तो नहीं जलाएंगे कि दामन भी जल जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। चले माजिद निजामी साहब, सर आपकी इस पर क्या राय है? ये जो बहस छिड़ी है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये कोई प्लान के तहत छिड़ी गई है? क्योंकि ये बातें तो हम सुन रहे थे कि एक और तरमीम पाइपलाइन में है और कुछ चीजें ऐसी हैं डेवोल्यूशन को लेके, जो सूबाई कुछ मामला हैं उनको लेकर, जो कि आपको भी पता है कि रूमर्स तो हैं कि शायद उनके ऊपर काम हो रहा है अगली तरमीम को लेकर। तो आपको लगता है ये कि बाय डिजाइन ये डिबेट जो है इसका आगाज किया गया है? बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि ये जो गुल प्लाजा का सानहा है, इसके ऊपर पार्लियामान में जो तकारीर हुई हैं उनका एक लार्जर एजेंडा से जरूर ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि हमने ये देखा है कि किसी भी आईनी तरमीम से पहले इस तरह के टेस्टर्स लगाए जाते हैं, अवामुन्नास को एक आगाही दी जाती है कि इस तरह का मामला होने वाला है। जजिस के मुतालिक इस्लाहात हों, मखसूस नशिस्तों का फैसला हो या बाकी कवानीन साजियां हो, उसमें हम ये देख चुके हैं कि 2-4 महीने पहले या कुछ अरसा पहले ये बात की जाती है। जजिस की ट्रांसफर की बात पहली तरमीम में नहीं हुई, दूसरी में हो गई। उम्र की बात पहली में नहीं हुई, दूसरी में हो गई। इसी तरह अब ये जो बातें इससे पहले चल रही थी 27वीं आईनी तरमीम में कि जी पॉपुलेशन को और हेल्थ को जो है वो देखना चाहिए, एजुकेशन को देखना चाहिए, करिकुलम को देखना चाहिए, तो ये सारी बातें वो हैं जिनका रास्ता फिर एनएफसी की तरफ जाता है। और अब चूंकि ये एक बड़ा वाकया हुआ है जिसके अंदर बहुत से लोग जान से गए हैं, तो उसकी बुनियाद पर ये बात दुरुस्त है कि सैयद नवीद कमर ने जो कहा है कि ये ख्वाजा आसिफ का ज़ाती बयान नहीं है, हम इसको एज ए पॉलिसी स्टेटमेंट लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि जो एनएफसी के तहत सूबों को जो पैसे जाते हैं, ये मरकज को इनका बहुत दुख है और मरकज ये कहता है कि हमारे पास दिफा और कर्ज के बाद जो है वो बाकी कोई पैसा नहीं बचता। दुरुस्त भी है। तो बजाय ये कि बात ये होनी चाहिए कि जी सानिया गुल प्लाजा में गवर्नेंस की कौन सी खामियां थी और वहां पर जो इदारे हैं उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, वो बात नहीं हो रही, बल्कि बात ये हो रही है कि चूंकि एक लार्जर पिक्चर सामने है, उसके लिए कोई एक रीजन चाहिए, एक बहाना चाहिए। तो ये एक बेहतरीन मेरा ख्याल है कि रीजन है कि जिसकी बात हुकूमत या स्पेशली मुस्लिम लीग नून जो एजेंडा उन्हें मिला है उसको वो आगे बढ़ा सकती है। अच्छा, जो एजेंडा की आप बात करने की, एजेंडा तो एग्जिस्ट करता है। हमाद हसन साहब, इसार राना साहब ने मुझे कहा है कि मैं खुशफहमी ना रखूं, मुझे वैसे हो रही थी थोड़ी थोड़ी, उन्होंने मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लियर कर दिया। आप भी समझते हैं सर कि ये खुशफहमी ही है, इस इत्तेहाद को कुछ नहीं होगा, या आपको लगता है कि मामलात अब तलखी की तरफ बढ़ सकते हैं? बिलावल भुट्टो ने कुछ अर्सा पहले ये बात ईवान में ही अपनी तकरीर के दौरान कही थी कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किसी का बाप भी नहीं कर सकता, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कोई एक एजेंडा है, कोई डिजाइन है जिसको फ्लोट किया जा रहा है, तो फिर कैसे ये मामलात आगे बढ़ेंगे? बहुत शुक्रिया यशमीन। देखिए, इसार राना साहब ने जो बात की तो कुछ हक़ाइक़ और कुछ तारीखी हवालों से मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। हर दौर में एक गब्बर सिंह होता है, वो गब्बर सिंह जरूरी नहीं कि वो कोई जमहूरी लीडर हो, वो कोई सियासी लीडर हो, बाज़ औक़ात वो मार्शल लॉ की शक्ल में होता है। 60s में गब्बर सिंह थे, उनके मुकाबिल पीडीएम खड़ी हुई, पीडीएम की सरबराही साथ में जुमा कर रही थी, उसमें वली खान थे, उसमें मेहदी साहब थे, उसमें नवाब नसरुल्लाह खान थे, उसमें रोज बख्शी गुंजो थे, उसमें तमाम बड़ी सियासी क़यादत मौजूद थी। फिर 70 में गब्बर सिंह थे, वो सियासतदान थे, लेकिन उनके मुकाबिल कौमी इत्तेहाद तहरीक खड़ी हुई और उसमें ये सारे लोग थे। फिर जिया मार्शल के सामने एमआरडी जिया गब्बर सिंह थे। तो ये गब्बर सिंह कोई इतनी बड़ी अलामत नहीं होती, बुनियादी तौर पर तहरीकें और सियासी इत्तेहाद बनते रहते हैं। कुछ भी सियासी इत्तेहाद कुछ मुल्की जरूरियात हैं, कुछ
स्टेट का बयानिया है, कुछ अपने मफादात हैं, कुछ इस्लामिक के साथ अच्छे मामलात हैं, उस वजह से ये चीजें चल रही है। इमरान खान जेल में है, अगर वो रहा हो जाए तो फिर उनकी ये मकबूलियत भी नहीं रहेगी। देखिए जेल की मकबूलियत बहुत बड़ी होती है। अभी हाल ही में माजी करीब में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, वो 15 सीटों में से 14 सीटों पर उन्होंने किसी इमरान खान को शिकस्त दी थी। तो ये तो जेल के साथ एक मकबूलियत होती है। रही बात 18वीं तरमीम की, तो देखिए इस वक्त तो दुनिया में तकसीम इख्तियारात का फलसफा चल रहा है, यानी आप फेडरेटिंग यूनिट को मजबूत बना रही है। फेडरेटिंग यूनिट को आप तो सियासी तौर पर, माली तौर पर, इंतजामी तौर पर हर हवाले से मजबूत बनाया जा रहा है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। आप अमरीका की मिसाल ले लो, आप कनाडा की मिसाल ले लो। कनाडा में कल मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि हमारे जो छोटा सा काउंटी है या कस्बा है, जो भी है, तो मुकम्मल इख्तियार आता है सुलेमान के मेयर को, और वो तमाम तर फैसले खुद करता है। तो अब अगर 18वीं तरमीम के जरिए फेडरेटिंग यूनिट को मजबूत बनाया गया था, तो ये तो दुनिया के साथ हम चलना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप उसको रिवर्स करेंगे तो फिर हमने तो पहले भी बहुत सारे गलत फैसले किए और उसको अभी तक भुगत रहे हैं। एक फैसला 2011 में जब हुकूमतों को गिराने का हुआ था, तब वो फैसला संभाला नहीं जा रहा है, अब वो उसको भुगत भी रहे हैं। कौन भुगत रहे हैं? हम सबके सामने। तो देखिए ये चीजें, ये डिक्टेटोरियल एक्शन जो है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए। फेडरेटिंग यूनिट को मजबूत बनाए, उसको इंतजामी तौर पर सपोर्ट करे, उसको माली तौर पर खुदमुख्तारी दे। इसी से स्टेट की मजबूती और स्टेट के आगे बढ़ने के इम्कान पैदा हो जाएंगे। ठीक है, हम एक जगह पर रुके हुए नजर आ रहे हैं। आईनी तरामीम के हवाले से ठीक है आप कर लें, लेकिन वो कर लें जिससे स्टेट को फायदा हो, वो नहीं करें कि हम रिवर्स। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस इस पे बात करते हैं कि वो करें जिससे कोई फायदा हो हुकूमत को भी, इत्तेहाद को भी, मुल्क को भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कुछ और भी इश्यूज हैं, खासतौर पे इस वक्त जो एक सियासी पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकर्रियां हुई हैं, क्या उसके बाद उसमें बेहतरी आई है या आएगी, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे यहाँ पर कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसार राना साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरफ से नामजद किया गया, इतना ज्यादा डिले करके उसको दोनों हाउसेस के अंदर नोटिफाई किया गया, और मुझे हैरत होती है कि बहुत से लोग इस पर भी खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि कोई बहुत कमाल का काम हो। हालांकि ये रूटीन का वो था, मैटर था, रूटीन में होना चाहिए था, लेकिन चलें हम भी इसको कह देते हैं कि जी बड़ा अच्छा कोई काम हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई बहुत कमाल की जो है वो एफर्ट की है। इसके बाद आपको लगता है सर कोई बेहतरी आएगी इन तलखियों के अंदर जो हमें नजर आ रही है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा लगा कि जब ये नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद की तकारीर को अगर आप उठा के देखें तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट आपस में कुछ दोस्ताना माहौल में बातचीत कर रहे थे। एक तो पहले हमाद साहब बात कर रहे थे तो मुझे उनका कुछ समझ नहीं आई, मैं समझे जो शुजात खिताब कर रही तो वो थोड़ा स्पीकर में प्रॉब्लम था, हमने फिक्स कर लिया सर। अच्छा, मैं समझे जो शुजात साहब नहीं हमाद हसन साहब। अच्छा हमाद भाई थे। अरे देखिए बेहतरी तो आई है, और हमारे अरकान असम्बली ने जब कराची में लोग आग के अंदर जल के, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, और वहां पे और पूरे पाकिस्तान में एक तकलीफ का और एक मातम का समा था, तो हमारे अरकान असम्बली ने बड़ी एक अच्छी शुजात का मुजाहरा करते हुए माली इस्तिस्ना हासिल कर लिया जी। और उन्होंने कहा जी कोई दुनिया की ताकत हमारे असासों की तरफ नहीं देख सकती, बिल्कुल हम उसको नहीं तो जन बच्चा कोलू में पिसवा देंगे, हम लूट मार करें, हम कैसे कमाए पैसे, हमारे असासे बढ़े, हमारे बैंक बैलेंस बढ़े, किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए कि हमारी मर्जी के बगैर उसकी तरफ देख सके। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे मुल्क का हिस्सा बनते जा रहे हैं जहां पे जो जिसको भी
इख्तियार मिलता है, वो कहता है कि मेरी तरफ किसी ने देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूं। ऐसा ही है सर। कल हमारे साथ थे सर यहाँ पर हुकूमती अरकान, हुकूमती इत्तेहाद के अरकान, बल्कि, और हमने ये सवाल पूछा तो सर हमें बताया गया कि इस मुल्क में लोग ट्रोल करते हैं, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, जब सारा कुछ डिक्लेयर होता है हमारे घर की माओ बहनों के नाम आते हैं, तो क्या करें, मजबूरी में ये किया है। यशफीन, ये जो 24 करोड़ लोग हैं इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनकी माए बहनों की कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ माए बहनें इनकी हैं, तकद्दुस इनका नाम है, वो माए बहनें नहीं है जो घर में बैठी हुई बूढ़ी हो रही हैं जहेज के सबब, वो माए बहनें नहीं है जो हॉस्पिटल्स के अंदर फिर रही होती हैं दवाइयों के लिए, वो माए बहनें नहीं है जिनको उठा के ले जाते हैं ताकतवर, वो माए बहनें नहीं है जो अदालतों के कटहरे के अंदर इंसाफ के लिए रुलती फिरी, सिर्फ इनकी माए बहनें, इनकी माओ बहनों की इज्जत है बस, बाकी किसी की नहीं है। और बाकी ये कि हमें डर है जनाब अली असासे होंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे, तो जिंदगी तुम्हारी कीमती है, बाकी ये कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज़ जो है इन्हें मर जाने दें हम, या फिर आइन में तरमीम कर दो कि पाकिस्तान दो किस्म के पाकिस्तान है, एक ताकतवर का है जिसकी बहन बेटी की इज्जत है, जिसकी हुर्मत हर चीज की है, बाकी ये जो लोग हैं ये पैदा ही मरने के लिए हुए, जलील होने के लिए हुए, वो क्या कहते हैं, क्या कराची का शॉपिंग प्लाजा हो या खुले हुए गटर हो या मेन हॉल हो, ये उनमें मरने के लिए पैदा हुए। मुझे तो हैरत हो रही है, मुझे ना आज बैठे बैठे एक बात महसूस हुई कि अल्लाह ताला जब किसी कौम को सजा देता है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि जलजले आए, सैलाब आए या सुनामी आए, उसके ऊपर बदतरीन हुक्मरान भी बिठा देता है, वो ऐसे मौके पे बिठा देता है कि जब लोग भूखे मर रहे होते हैं तो उनके ऊपर कमाई करने वाले ये कह रहे होते हैं कमाई की तरफ भी हमारी तरफ किसी ने नहीं देखना। यानी इससे ज्यादा कोई मुहज्जिब मुआशरे के अंदर बदतहजीबी हो सकती है। और मैं हैरान हूं कि आई एम सॉरी टू से, ये आप एडिट कर देंगी मुझे पता है कि उनकी माओ बहनों की इज्जत है, लेकिन अडियाला के बाहर जो माए बहनें बैठी हैं उन पे पानी फेंके, उनको धक्के दें, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं सर, हम नहीं, और आप अब एक जुमला सुन लें, और आप अब एक आज एनसीसीआई का एक वो आया हुआ नोटिफिकेशन कि जनाब अगर आपने कोई ऐसी बात की जो पता नहीं क्या साबित ना हो सकी तो आप सीधे जेल जाएंगे, यानी आप बोलने वालों को डराएंगे, उनको बताएंगे कि हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे, जेल में फेंक देंगे अगर तुमने हमारी तरफ आंख उठा के देखा। तो ये एक डेमोक्रेसी है या कोई एक बदतरीन जंगल है? बहुत सारे कवानीन अब आपको पता है जो है वो आ गए हैं, वो चाहे पीका की फॉर्म में हो, चाहे पंजाब का जो है वो डेफेमेशन एक्ट हो, तो ये कोई एक और इजाफा भी हो गया। मैं थोड़ा सा इसी इशू पे माजिद निजामी साहब को कि सर ये जो बात अभी कर रहे थे, एक तो जरूर इसके ऊपर भी अगर आपको अपनी राय देना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी जो है वो पहले ही इस मुल्क में बड़ी मशकूक है, जो करप्शन और बहुत सारे ऐसे मामला आपको पता है कि उसको लेके वैसे ही बड़ा एक इशू रहता है, ऊपर से इस तरह के मामला को ईवान में लाके उनसे मंजूर करवा लेना, और अब ये भी कहना साथ में कि 25 साल जो है वो अगर उम्र है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए तो वोटर की भी उम्र जो है 25 साल होनी चाहिए, ये भी ज़ेर गौर है कि इसके ऊपर भी जो है वो काम किया जाएगा। थोड़ा सा इस पे कमेंट कर देना। एट द सेम टाइम ये जो नोटिफिकेशंस हुए हैं, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ बुनियादी तौर पर, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल टेम्परेचर इससे नीचे आएगा? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अफसोसनाक अलमिया यह है कि एक नई गिरावट का शिकार हम होते हैं। इसलिए जो आपने कहा ना कि ये एक रूटीन का प्रोसेस होना चाहिए था, अब मसला ये है कि मामला इस हद तक खराब हैं और गिरावट की तरफ जा चुके हैं कि इस तरह का नॉर्मल प्रोसेस भी अगर 5 महीने बाद मुकम्मल हो तो हमें उस पर भी खुशी होती है कि चले कुछ ना कुछ जमहूरियत का या पार्लियामान का फायदा हुआ है। तो ये पाकिस्तानी सियासत में जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, बहरहाल उन्हें इसका जवाब देना होगा। दूसरा मामला जहां तक शफाफियत का है तो ये बात दुरुस्त है, इवन अब IMF ने अपनी जानिब से जो शराइत पेश की थी या वहां से जो तजावीज आई थी उसमें यह था कि आप इवन पॉलिटिशियंस को तो छोड़ें, आप जो सरकारी मुलाजमीन और अफसरान हैं उनके जो एसेट्स हैं वो भी पब्लिक होने चाहिए और उसमें भी शफाफियत आनी चाहिए। और ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके हैं कि जी पुर्तगाल के अंदर जो जायदादें बनाते हैं उनकी भी बात होनी चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि सिक्योरिटी की आड़ लेकर, जाती तफसीलात की आड़ लेकर इस तरह की जितनी भी बातें की जाएंगी, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन है, फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसमें रोज इस तरह के केसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब असम्बली ने गाड़ियां क्यों खरीदी, तफसीलात नहीं दे सकते, सिक्योरिटी इशू है, फलां जगह पे चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पे कितने पैसे खर्च हुए हैं, तफसीलात नहीं दे सकते, सिक्योरिटी इशू है, कब कब कहाँ रेनोवेशन हुई नहीं बता सकते। तो ये मेरा ख्याल है ये जो हम आर्ट
ये इंतहाई नामुनासिब है और नाइंसाफी पर मबनी बात है। और तीसरी बात यह है कि इस सारे मामले में हमने अपने आप को अफ्रीका के एक दो जो ममालिक हैं उन तक हम ले गए हैं कि जहां पर जो बोलना है या इज़हार ख्याल है उसको काबिल दस्तअंदाजी पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों के तसर्रुफ में लेके आया गया। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ नाइजीरिया या एक आध और मुल्क है अफ्रीका का जहां पर इस तरह की हरकत की जाती है और माशाल्लाह हम उस कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जब इनको हम अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन से कनेक्ट करते हैं तो मसला ये कि सियासत में इतनी गिरावट आ चुकी है, मायार इतना खराब हो चुका है कि अगर इस तरह की कोई छोटी सी भी बात हो तो वो पॉजिटिव लगती है। बिल्कुल, और वो ना चाहते हुए भी अप्रिशिएट भी करनी पड़ती है कि चलो शुक्र है ये मसला तो हल हुआ। अच्छा, बिफोर आई गो टू हमारे साहब, कोई कमेंट सर इस पे भी कर दीजिए। मुज़ाकरात ये हम हर जगह पर सुन रहे हैं, ये सिर्फ मेरे और आपकी टॉक शो की कंजम्पशन के लिए ये बात है जो छोड़ दी जाती है ताकि चले हम तो डिस्कशन करते रहे शाम को बैठकर इस पर। ये नॉन स्टार्टर लग रहा है आपको लगता है कि नहीं शायद इसके बाद कोई मामला बन जाएगा मुज़ाकरात का? देखिए, मुज़ाकरात होने ही होने। मैं हमारे साथ आती हूँ आपकी तरफ से एक कोई कमेंट पहले निजामी साहब से इस पे ले लीजिए। जी निजामी साहब। जी, मुज़ाकरात का मसला हुकूमत के लिए सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गड़ी खुदा बख्श में भी बिलावल ने कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम आए तो फिर आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना होगा। तो चूंकि इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम नहीं है और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला है कि उनको इस मामले पर अपने वज़ीर खजाना को भी तब्दील करने के ख्याल आते हैं, कभी उनका मूड बदल जाता है। तो मसला मईशत का है और वो कनेक्टेड है सियासी हालात से। तो अगर हुकूमत ये चाहती है कि उन्हें कोई बेहतरी की फिक्र है या वो कोई ख्याल रखते हैं अवाम का, तो फिर उन्हें ये पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करना होगा, इस मामले की तरफ आना होगा। हमाद साहब सर आप कैसे देख रहे हैं? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि नॉन स्टार्टर तो नहीं लगता क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि दूसरी मुलाकात को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर लें, हमारे साथ आके बैठ जाएं। महमूद खान अचकजई साहब को ये सारा लीड करने का राइट हमें ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने दिया है, मगर अचकजई साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात का अलिफ तो इमरान खान है, आप पहले मुलाकात करवाएं उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। अब जो खान साहब से मुलाकात का मामला है वो आपको पता है कभी भी रिजॉल्व नहीं होता, तो फिर ये नॉन स्टार्टर है सर, कहाँ होंगे मुज़ाकरात? देखिए, मुज़ाकरात बिलाखिर होने ही होने हैं। पार्लियामेंट जैसा भी है, ठीक है, कमजोर है, जमहूरियत बहुत कमजोर है, लेकिन बहरहाल पार्लियामान भी मौजूद है, वफाकी काबीना, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, एक मकबूल सियासी लीडर भी जेल में है। कब तक ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? अगर महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर बनकर आए हैं या सेनेट में राजा नासिर अब्बास साहब आए हैं तो ठीक है, राजा नासिर अब्बास साहब को इतने वो अहमियत हासिल नहीं जो महमूद खान अचकजई को। एक लेगेसी है उनकी, एक कौम परस्त सियासत से और एक तवील सियासत उनके वालिद अब्दुल समद अचकजई से होते होते यहाँ तक आई है। दूसरी बात यह कि महमूद खान अचकजई पर बहुत एतमाद किया जाता है पॉलिटिकल सर्कल में, यानी नवाज शरीफ साहब से लेकर मौलाना फजल रहमान तक, NP तक, तमाम जमातों तक। अगर वो अपोजिशन लीडर बने हैं तो ये पहली सीढ़ी है कि एक ऐसे आदमी अपोजिशन चेयर पर बैठ गए हैं जिन पर तमाम सियासी जमातें एतमाद करती हैं, जो मुज़ाकरात से भागते नहीं है, जो गालम गलोच नहीं करते, जो हवाई बयानियां नहीं बनाते, जो स्टेट के साथ। सर ये तो आप कह रहे हैं ना, आपको लगता है कि हुकूमती हलकों में भी यही तासुर है उनको लेकर? आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि अचकजई साहब कह रहे हैं कि वो इमरान खान की गारंटी लेंगे, मुझे तो ये नहीं पता अचकजई साहब की गारंटी कौन लेगा? देखिए, अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कहा है तो ये तो आप सुबह जो बयानात देखते हैं शाम को आप देखते नहीं है कि उसके उलट हो जाता है। बयानात एक अलग चीज है। मैं डायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं तारीखी हकाइक की बात कर रहा हूँ। अगर अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर लाया गया है तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में पॉलिटिकल डायलॉग का रास्ता खुलने वाला है। वरना अचकजई साहब पीछे हट जाते और इमरान खान कहते कि मैंने शाहिद खटक को अपोजिशन लीडर बनाया है, तो फिर क्या सूरत हाल होती? आप एक कम खबर को इमेजिनाइज करें ना, वो हुल्लड़बाजी, वो गालम गलोच, वो बात की समझदारी से बहुत दूरी। तो अगर अचकजई साहब आए हैं तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल ट्रैक पर मामलात चढ़ते जा रहे हैं। कल ठीक है, एक जारहाना बयानिया फिलहाल होगा और वो नेचुरल है
क्योंकि एक मकबूल सियासी लीडर भी जेल में है ना। हाँ। लेकिन हमारी तारीख तो ये है कि जेलों में भी मुज़ाकरात हुए, जेलों से लोग रहा होकर भी हलफ लेने आए। आसिफ जरदारी साहब उसकी बड़ी मिसाल है। नवाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे चल रहे थे, लेकिन अचानक मामलात गुलाम इसहाक खान के साथ बिगड़ गए थे और जरदारी साहब को फौरी तौर पर ऐवान सदर पहुंचा दिया गया था जेल से, और उन्होंने वहां पे वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया था। तो ये कोई बिल्कुल सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है। आपने कहा कि लोग जेलों से मुज़ाकरात भी करते रहे और कहाँ कहाँ गए से लोग जेलों से जहाज़ों पर बैठ के मुल्क से बाहर भी चले गए। खैर वो तो हिस्ट्री हमारी जो है वो बहुत ही दिलचस्प है, उस एतबार से बात करते हैं। इससे मजीद इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात इसार राना साहब हमाद हसन साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा आप इमेजिन करें कि अगर अचकज़ई साहब की जगह कोई पीटीआई के शायद खट्टक के इस तरह का कोई शख्सियत होती तो क्या तस्वीर बनती। सर मुझे जो अभी तस्वीर है वो ज्यादा केओटिक लग रही है, पता नहीं आप अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अचकज़ई साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अवामी तहरीक का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई ऑन दी अदर हैंड जो है वो पूरी स्ट्रीट मूवमेंट की बातें कर रही है, फिर जिस तरह की अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो मुझे तो ये साथ साथ चलते हुए नजर नहीं आते। हुकूमत तो ये कह रही है कि 50-60 दिन की बात है, ये और तहरीक इंसाफ और अचकज़ई साहब इकट्ठे चल ही नहीं सकेंगे। फिर हमें तो तालियां बजानी चाहिए। अगर अचकज़ई साहब और पीटीआई साथ साथ नहीं चल सकते तो फिर इन्हें किस चीज की परेशानी है। वो खामोश बैठ जाएं कि वापस आप लड़ के घर बैठ जाएंगे दोनों। लेकिन असल मसला ये है कि हुकूमत से ना, अगर किसी तरह मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान बहुत पॉपुलर है अवाम में, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर हुकूमत मुआशी तौर पे कोई अच्छे काम कर जाती ना, इमरान की पॉपुलैरिटी खत्म हो। एक भरा हुआ पेट जो है ना वो इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता जितना आज एक खाली पेट जो है ना फ्रस्ट्रेट है। अब इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि सऊदी अरब और कुवैत की 2 कंपनियों ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जाने का केस किया $2 अरब का। इन्होंने हमने इन्वेस्टमेंट की और फिर इनसे हमें वहां नुकसान हुआ क्योंकि इन्होंने जो हमसे एग्रीमेंट किए थे पूरे नहीं किए। यानी भाड़ में गए जो बाहर से पैसा आना है, वो जिन्होंने पैसा यहाँ लगाया वो उन्होंने आप पे मुकदमे करने शुरू कर दिए। अब इतने नाहल लोग हैं। तो अचकज़ई, अभी हमाद भाई कह रहे थे कि जी अचकज़ई साहब जैसे 16 जो आदमी आए हैं, शायद खटक आ जाता तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने पहले वालों को हटाया क्यों है। आखिर ऐसी क्या क़यामत आई कि आपने इलेक्टेड जो लोग थे उनको हटा दिया और उसके बाद 5 माह आप एक गैर आईनी उसका में गुजरे। आखिर आपको क्यों नहीं आप ये बात समझ रहे कि इस तरह करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब भी कुछ मिलेगा। मुज़ाकरात तक ये पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? क्या कह रही हैं? मुज़ाकरात तक मैंने कहा ये दोनों पार्टीज पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन लेड बाय अचकज़ई साहब? इस चीज के मुज़ाकरात करेंगे, ये क्या एजेंडा होगा? इन दोनों के पास मैंडेट क्या है? आपने अभी कहा कि अचकज़ई साहब के पास क्या मैंडेट है, शहबाज शरीफ साहब के पास क्या मैंडेट है, मुझे बता दें। क्या वो इस काबिल हैं, इतना भी उनके पास इख्तियार है कि वो कहीं किसी क्षण में जुमला को गलत कहने लगा था, वो अपने अल्फाज वापस लेता हूं, क्या उनके पास इतने भी इख्तियारात हैं उनके पास कि वो एक इलेक्टेड सीएम को एक बंदे से मिलवा सके? इमरान खान के आज वकालतनामे पे दस्तखत हुए, 3 वकालतनामे पे, तो वकील नहीं गए अंदर, ये थ्रू अदालत गया वकालतनामा, वहां दस्तखत हुए और वो वापस आ गए। आप अंदाजा कर लें इतने ये बेचारे लाचार से लोग हैं। तो जिनके पास पल्ले देनू कुछ नहीं गा, पल्ले नहीं गा, तेला ते कर दी मेला विंडो शॉपिंग मुज़ाकरात की जो कर रहे हैं, मुझे ये बताया कि आपको है क्या देने को जिसकी वजह पे आप मुज़ाकरात करेंगे। तो बस फिर आपने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सम अप कर दिया है कि ये विंडो शॉपिंग ही हो रही है। मैं थोड़ा सा सर, क्योंकि वक्त भी महदूद है, मैं जरा माजिद निजामी साहब को, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सर, ये जो बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान का उसका हिस्सा बनना, उसको लेकर जो एक कंफ्यूजन यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही रही है इंटरनली कि वो क्या वो है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है, हमें क्या हिस्सा बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था। अगर आपने सुना हो तो मौलाना फजल रहमान ने जो है खासी तनकीद की है इस पूरे मामले के ऊपर। उन्होंने कहा कि किबला अव्वल जैसे मामला, इंपॉर्टेंट मामला था, उसको आपने उसके ऊपर ईवान को एतमाद में लेना भी जरूरी नहीं समझा। तो ये तो ऑलरेडी से क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है इसके ऊपर। आप कैसे देख रहे हैं हमारे इस मूव को या डिसीजन को? जी मुझे लगता है कि ट्रंप की जो भी डिमांड्स हैं या उनकी जो भी इन्विटेशंस हैं, उनको पाकिस्तान को उनको ना करना खासा मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त तक पूरी दुनिया में जो फिजा बन चुकी है
उसमें ट्रंप को ना करना पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने जितनी भी प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाई थी, उसकी एक कीमत है जो पाकिस्तान को अदा करनी होगी। और ये जो बात की जा रही है कि ये बोर्ड ऑफ पीस और इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स जो है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। दोनों का बहरहाल कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक होगा, क्योंकि ये वो मामला है कि जिसके अंदर जब आप इस बोर्ड में जाएंगे और उसके बाद आप ये भी क्लेम करेंगे कि नहीं, पाकिस्तान तो सलामती कौंसिल की करारदादों के साथ गजा मंसूबे का जो है वो हामी है, तो उसमें फिर कंट्राडिक्शन आएगी, क्योंकि इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। और इसमें ट्रंप जिस तरह की कंडीशंस को लीड करेंगे वही आगे बढ़ेंगी। और उसके अंदर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का इतना असर और रसूख होगा कि वो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर अपनी कोई चीजें मनवा सके। राइट, सो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट फिर उस फोर्स का हिस्सा भी अब हम बन ही गए हैं बाय डिफॉल्ट। इफ वी आर अ पार्ट ऑफ दिस देन वी आर बाय डिफॉल्ट अ पार्ट ऑफ दैट आल्सो। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी कमेंट हमारे साहब से भी जी 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 अगर हम उसका हिस्सा नहीं भी है तो हम उससे अलग नहीं रह पाएंगे। राइट। हमारे हसन साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? जैसे मैंने कहा कि मौलाना ने बहुत तनकीद की है, वो कह रहे हैं कि हम एक इस तरह के बोर्ड का, ये इस तरह के सेटअप का हिस्सा बन रहे हैं जिसके अंदर नेतन्याहू भी बैठेगा, तो ये सवाल छोड़ा है उन्होंने। देखिए ठीक है, उनका एतराज अपनी जगह, लेकिन दुनिया के डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। जब कोल्ड वार चल रहा था तो कि उस वक्त सीटों और सीटों जैसे मुआहिदात होते रहे, पूरी दुनिया में इस तरह होता है और हर दौर के अपने अपने तकाजे होते हैं। सीटों और सेंटों से मामलात आते आते इब्राहिम अकॉर्ड तक आ गए हैं। देखिए अब पाकिस्तान की वो सूरत हाल नहीं जो पहले थी। एक तो पाकिस्तान को कई हवालों से बहुत बड़ी बरतरी हासिल हुई है। एक तो अभी जो मई में पाक भारत जंग हुई तो उसमें न सिर्फ पाकिस्तान को फौजी हवाले से बरतरी हासिल हुई, बल्कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बरतरी हासिल हुई। J-17 थंडर और इस तरह के, और फिर अगर उनके राफेल और S-400 और ये सियासी जमातें भी करते हैं, स्टेट्स भी करते हैं, तो एक तो पाकिस्तान को इससे डिप्लोमेटिकली बरतरी हासिल हुई। एक और मामला के खित्ते की सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है और इस खित्ते में इंडिया के अलावा, इंडिया और चीन के अलावा अगर कोई एटमी क़ुव्वत मौजूद है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है और वो वाहिद इस्लामी मुल्क भी है। तो आप उसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अहमियत को तो खैर नजरअंदाज नहीं करे, लेकिन अहमियत होने की वजह से ही शायद ये सवाल ज्यादा बड़ा सवाल बन गया कि क्या हमें इस तरह के किसी मामले का, किसी बोर्ड का हिस्सा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं बस वक्त खत्म हो गया, वरना से मैं मजीद इस पर जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। माजिद निजामी साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ईसा राना साहब बहुत शुक्रगुजार है सर, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।